गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रमा नेगी, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महली, शिमला। बच्चों, आपका हर घर पाठशाला में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी गुट निरपेक्षता क्या है, गुट निरपेक्षता क्या नहीं है और गुट निरपेक्षता की विशेषताओं के बारे में। आज हम बात करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन और भारत, इसके बारे में। बच्चों, गुट निरपेक्षता के बारे में तो हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। देखो, जब कोई भी संगठन अस्तित्व में आता है तो तात्कालिक परिस्थितियां भी उसके लिए उत्तरदायी होती है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बंट गया था। एक गुट था साम्यवादी और जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, और दूसरा गुट था पूंजीवादी गुट जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में विश्व द्विध्रुवीय विश्व बन गया। टू पोलर वर्ल्ड मीन्स दुनिया के दो पोल हो गए, दो ध्रुव हो गए। कुछ देश एक ध्रुव के साथ जाने लगे तो कुछ देश दूसरे ध्रुव के साथ। उसी समय अफ्रीका और एशिया के बहुत से देश नए नए स्वतंत्र हुए थे। इन देशों को आर्थिक एवं सैन्य दोनों प्रकार की सहायता की आवश्यकता थी, किंतु यह सहायता दोनों महाशक्तियों से ही प्राप्त हो सकती थी। लेकिन नव स्वतंत्र राष्ट्र किसी एक गुट में शामिल होकर अपनी मुश्किल से प्राप्त की स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहते थे। असल में वे अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहते थे। दे वॉन्ट टू एंजॉय देयर फ्रीडम। इसलिए इन राष्ट्रों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वह गुटों की राजनीति से दूर रहकर अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर दोनों शक्तियों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर अपने देश का विकास करेंगे। इसी को गुट निरपेक्षता कहा गया। बच्चों, धीरे धीरे ये धारणा विकसित हुई और एक आंदोलन बन गई। यदि हम 1945 से पहले की बात करें तो विश्व में उस समय भी दो महाशक्तियां थीं। एक थी ब्रिटेन और दूसरी फ्रांस। इनके अधीन विश्व में बहुत से उपनिवेश देश थे। इन दोनों शक्तियों के कमज़ोर होने के बाद 1945 के बाद ब्रिटेन व फ्रांस जो थी वो कमज़ोर होने लगे, और इनके कमज़ोर होने के बाद बहुत से एशिया और अफ्रीका के देश जो थे वो स्वतंत्र हुए। जैसे भारतवर्ष 1947 में स्वतंत्र हुआ, श्रीलंका 1948 में, चीन 1949 में, 1947 से 1955 के बीच में बहुत से देश जो है वो स्वतंत्र हुए। उसी समय महाशक्तियों का उदय हुआ। दो अन्य महाशक्तियों का उदय हुआ जिनमें अमेरिका और सोवियत संघ थे। अब बात कर लेते हैं बच्चों गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। गुट निरपेक्ष आंदोलन की अगर स्थापना की बात करें तो इसको आरंभ करने की दिशा में सर्वप्रथम जो सम्मेलन हुआ वो जनवरी 1949 को नई दिल्ली में हुआ था। इसकी रूपरेखा तैयार करने वाले आखिर लोग कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री, मार्शल टीटो, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति, कर्नल नासिर, मिस्र के राष्ट्रपति, और डॉक्टर सुकार्नो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। संस्थापक देश कौन थे? आरंभ में इसमें एशिया और अफ्रीका के 25 देशों ने भाग लिया था। आज इसके सदस्य देशों की संख्या 120 है। हाल ही में 2013 में सबसे बाद इसमें फिजी और अजरबैजान भी जुड़े हैं। अब बात कर लेते हैं बांडुंग सम्मेलन की। बांडुंग सम्मेलन क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बच्चों 18 अप्रैल से 24 अप्रैल 1955 के बीच में इंडोनेशिया के सबसे बड़े तीसरे शहर बांडुंग में हुआ, जो कि जावा द्वीप पर स्थित है, और इस द्वीप पर इंडोनेशिया की लगभग 2/3 जनसंख्या निवास करती है। बच्चों, इस स्थान पर नैम यानी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ, जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की रूपरेखा निर्धारित की गई और इसमें 25 देशों ने भाग लिया। बच्चों, बांडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था और 2015 में इसकी 60वीं वर्षगांठ मनाई गई, और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व उस समय की तत्कालीन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने किया था, जो कि दुर्भाग्य से आज हमारे बीच में नहीं है। नेम का संगठन या कॉम्पोजिशन ऑफ नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। गुट निरपेक्ष आंदोलन का संगठन क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए यद्यपि किसी स्थायी संस्था की स्थापना नहीं की गई है, फिर भी गुट निरपेक्ष देशों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से इसकी दो संस्थाओं समन्वय ब्यूरो और शिखर सम्मेलन का विकास हुआ। समन्वय ब्यूरो मीन्स कोऑर्डिनेशन ब्यूरो, और इसको दूसरे को कहेंगे हम समिट, कॉन्फ्रेंस समिट। गुट निरपेक्ष देशों में समन्वय को स्थापित करने का काम समन्वय ब्यूरो का है।
गुट निरपेक्ष आंदोलन का ये एक कार्यकारी अंग है। शिखर सम्मेलन के लिए ये प्रारूप निर्माण करता है, उसके लिए ये ड्राफ्टिंग करता है, मसौदा तैयार करता है। इसके सदस्यों की संख्या 66 है, जो कि सभी निर्वाचित होते हैं। अब शिखर सम्मेलन जो इसका दूसरा हिस्सा है वो फर्दर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और दूसरा शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन को करने से पहले विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन होता है और शिखर सम्मेलन होने से पहले गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ये लोग इसमें क्या करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए कार्यसूची का निर्माण करते हैं। इसकी सदस्यता प्राप्त करने वालों के आवेदनों पर आवेदन जो पत्र होते हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करते हैं और गुट निरपेक्ष सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने का हर संभव प्रयत्न करते हैं। बच्चों, अब शिखर सम्मेलन की बात कर लेते हैं। ये जो शिखर सम्मेलन है ये प्रति 3 वर्ष के बाद गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसमें गुट निरपेक्ष देशों के शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो भाग लेते हैं। अब तक इसके 18 सम्मेलन हो चुके हैं। शिखर सम्मेलन में 4 तरह के सदस्य भाग लेते हैं बच्चों। पहले हैं पूर्णकालिक सदस्य मीन्स परमानेंट मेंबर्स, दूसरे हैं पर्यवेक्षक सदस्य ऑब्जर्विंग मेंबर्स और तीसरे हैं गैर पर्यवेक्षक सदस्य और इसके बाद अतिथि राष्ट्र। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो परमानेंट मेंबर है, जो पूर्णकालीन सदस्य है, उनकी संख्या 120 है। गुट निरपेक्ष देशों के लिए आंदोलन में भाग लेने के लिए बच्चों कुछ शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त यह है कि गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में प्राय उन्हीं राष्ट्रों को आमंत्रित किया जाता है जो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं और तथा जिनका आधार जो है वो विभिन्न शासन प्रणाली वाले देशों के साथ सह अस्तित्व तथा सैनिक गुटों से दूर रहना है। दूसरी शर्त है कि उसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो है वो कठिन आंदोलन के बाद कठिन परिश्रम से प्राप्त की हो। वह राष्ट्र किसी विदेश शक्ति का अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति ना देता हो। किसी भी विदेशी शक्ति को अपने क्षेत्र में किसी प्रकार का सैनिक अड्डा बनाने की परमिशन ना देता हो। वह किसी भी सैन्य गुट का सदस्य ना हो, किसी भी मिलिट्री पैक्ट में उसकी इन्वॉल्वमेंट ना हो। ऐसा राष्ट्र किसी भी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौते में शामिल ना हो। इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख सम्मेलनों की। अब तक इसके 18 सम्मेलन हो चुके हैं। पहला सम्मेलन इसका हुआ था बेलग्रेड में जो 1961 में हुआ था और इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। दूसरा सम्मेलन हुआ था काहिरा में जो 1964 में हुआ था। ये मिस्र में है, इजिप्ट में, और ये 5 अक्टूबर 1964 को हुआ था। इसमें कुछ एक फैसले लिए गए थे, जैसे पारस्परिक विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना, पूर्ण निशस्त्रीकरण करना, सभी देश रंग भेद नीति अपनाने वाली दक्षिणी अफ्रीकी सरकार से अपने समस्त राजनयिक संबंध समाप्त कर लेंगे। तीसरा जो सम्मेलन था वो लुसाका में हुआ था और इसमें 54 देशों ने भाग लिया था। चौथा अल्जीरियस में हुआ, 5वां कोलंबो में, 6ठा हवाना में, 7वां जो था ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये दिल्ली में हुआ था और श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था जो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी और इसमें 101 राष्ट्रों ने भाग लिया था। इसके बाद जो 8वां सम्मेलन था वो हरारे में हुआ था 89 में और 10वां सम्मेलन जो था बच्चों 9वां बेलग्रेड में दोबारा से, 10वां जकार्ता में और 11वां सम्मेलन कार्टाहाना में, 12वां डर्बन में, 13वां सम्मेलन कुआलालंपुर में, 14वां फिर से हवाना में 2006 में और 15वां जो सम्मेलन हुआ था वो शर्म अल शेख में 2009 को मिस्र में। 16वां शिखर सम्मेलन ईरान के तेहरान में हुआ बच्चों और 17वां जो सम्मेलन हुआ था 2018 में ये वेनेजुएला में हुआ था और इस सम्मेलन में भारत की ओर से भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भाग लिया था। 18वां सम्मेलन जो है वो 2019 में अज़रबैजान के काबू शहर में हुआ था और इसमें भी भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने भाग लिया था। चलो बच्चों, अब बात कर लेते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन और भारत के बारे में। गुट निरपेक्षता के प्रति भारत का झुकाव उन शब्दों से ही बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है बच्चों, जो शब्द भारत की स्वतंत्रता से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि 7 नवंबर 1946 को उन्होंने कहा था, अपने एक आकाशवाणी भाषण में कहा था कि भारत को दोनों शक्ति गुटों से पृथक रहना होगा क्योंकि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में होगा।
नेहरू जी का विश्वास था कि आतंक और भय के माहौल में भारत की स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। पंडित नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को सफल बनाने के उद्देश्य से एशियाई और अफ्रीकी देशों के संगठनों पर बल दिया था। पंडित नेहरू के प्रयत्नों से अप्रैल 1947 व जनवरी 1949 में एशियाई देशों का सम्मेलन हुआ, जिसमें उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद की आलोचना की गई थी। क्यों भारत ने अपनाया गुट निरपेक्षता की नीति? भारत गुट निरपेक्षता की नीति को प्रस्तुत करने वाला मुख्य राष्ट्र है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र निर्णय लेने के उद्देश्य से गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत एक आर्थिक व राजनीतिक रूप से कमजोर राष्ट्र था, किंतु जिसे अपने सर्वांगीण विकास के लिए दोनों महाशक्तियों के सहयोग की पूर्ण आवश्यकता थी। इसलिए भारत जो था वो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और उसके पीछे कुछ कारण थे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय तनाव को रोकने में ये नीति सहायक थी। इट वॉज हेल्पफुल टू चेक द इंटरनेशनल टेंशन। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व संबंधों में गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने का प्रथम कारण यह था कि यदि अमेरिका व सोवियत गुट में शामिल भारत हो जाता है तो इसके कारण और अधिक तनाव में वृद्धि हो सकती थी। अतः नेहरू जी ने भारत को ऐसी स्थिति से बचाने के उद्देश्यों से दोनों शक्ति गुटों से दूर रहने का निर्णय किया था। दूसरा जो कारण था वो था एक महान राष्ट्र के निर्माण के रूप में सहायक। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय चाहे भारत की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति काफ़ी दयनीय थी, परंतु वह बिल्कुल शक्तिविहीन या महत्वहीन राष्ट्र नहीं था। उसने एक महान शक्ति व महान राष्ट्र बनने की क्षमता विद्यमान थी। इसलिए गुट निरपेक्षता की नीति भारत की वर्तमान आवश्यकताओं और राष्ट्रीय पहचान को बनाने के लिए बहुत जरूरी थी। वैचारिक कारण, आइडियोलॉजिकल कॉजेज। भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने का तीसरा मुख्य कारण वैचारिक कारण थे। उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराएं प्रचलित थी। दोनों विचारधाराएं अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने में लगी हुई थी। भारत यदि किसी एक विचारधारा में शामिल हो जाता तो उसे दूसरी विचारधारा या गुट का समर्थन प्राप्त न होता, जबकि भारत को तो अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट करना था और उसके लिए उसको दोनों ही गुटों की ज़रूरत थी। तो इसलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का समर्थन किया। प्रभुसत्ता की सुरक्षा हेतु भारत ने अपनी नई प्रभुसत्ता प्राप्त की थी। लंबी परतंत्रता के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की थी। शीत युद्ध की राजनीति से प्रेरित होकर वह अपनी प्रभुसत्ता को खतरे में नहीं डालना चाहता था। भारत किसी भी अन्य प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र की तरह अपने निर्णय स्वयं लेना चाहता था और किसी सैनिक गुट में शामिल होकर उसके निर्णय अपने ऊपर थोपे जाने का वो समर्थक नहीं था। इसलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया था। राष्ट्रवाद की भावना। गुट निरपेक्षता की नीति में राष्ट्रवाद का तत्व भी निहित है। बच्चों, भारत की जनता के लिए भावनात्मक पक्ष से ये संभव ही नहीं था कि वो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तुरंत ही उन पश्चिमी देशों के साथ सैनिक संधियों में बंध जाए जिन्होंने वर्षों तक उसको एक्सप्लॉइट किया हो, उसका शोषण किया हो। सैनिक गुटों में शामिल होने का मतलब था पुनः अपनी स्वतंत्रता उनके हाथों में सौंप देना। तो इसलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। अगली जो चीज़ थी बच्चों वो थी उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद विरोधी भावनाएं। भारत लगभग 200 साल तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का शिकार रहा था। अतः भारत की जनता में उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद विरोधी भावनाएं काफ़ी प्रचलित थी, बहुत प्रबल थी। जिस समय गुट निरपेक्षता की नीति का जन्म हुआ उस समय एशिया और अफ्रीका के अनेकों देशों में उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद के विरुद्ध भावनाएं प्रचलित थी और यह राष्ट्रीय आंदोलन वहाँ पे चल रहे थे स्वतंत्रता के लिए। तो इसलिए ऐसे समय में गुट निरपेक्ष होना ही भारत के लिए सही था। शीत युद्ध का भय। भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने का एक अन्य कारण द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न शीत युद्ध का भय भी था। दोनों महाशक्तियां अमेरिका व सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने अपने ढंग से संचालित करना चाहती थी पूरी दुनिया को। इसलिए दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव, वैमनस्य और आशंका के भाव पैदा हो गए थे और ऐसी स्थिति में दोनों महाशक्तियां परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रचार में लगी हुई थी। अतः भारत ने ऐसी स्थिति से बचने के लिए किसी भी गुट का समर्थन न करके पृथक रहने का निर्णय किया था, जो बाद में गुट निरपेक्षता की नीति के नाम से जाना गया। आर्थिक विकास भी एक कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सैकड़ों एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों ने उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त होकर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह भी राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे। उनकी अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग धंधे बहुत
पिछड़ गए थे। भारत भी इन्हीं राष्ट्रों में से एक राष्ट्र था। भारत को अपने आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और विकास के लिए पूंजी, पैसा, नई तकनीक और कौशल की जरूरत थी, जो कि इन राष्ट्रों के पास विद्यमान था। अतः पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विदेश नीति का आधार ही गुटनिरपेक्षता को बनाया और ये हमारे विकास में सहायक सिद्ध हुई। बच्चों, गुटनिरपेक्ष जो देश थे उनके सम्मेलनों में भारत की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1961 के यूगोस्लाविया की राजधानी में जो पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, इस सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 25 देशों के जो अध्यक्ष थे, राष्ट्राध्यक्ष थे, वो उपस्थित हुए थे। इस आंदोलन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 3 वर्ष के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। अब तक गुटनिरपेक्ष देशों के 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। निरपेक्षता का विचार आरंभ में विश्व को बड़ी शक्तियों को अद्भुत और हास्यास्पद विचार प्रतीत हुआ था। इसी बात कि किसी को भी आशा नहीं थी कि गुटनिरपेक्षता की धारणा इतनी अधिक विकसित होगी कि वह धारणा एक सुदृढ़ संगठित आंदोलन का रूप ग्रहण कर लेगी। 1961 के पश्चात गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सभ्यता में निरंतर वृद्धि हुई है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 193 सदस्य राष्ट्रों में से लगभग 120 तो गुटनिरपेक्ष के ही सदस्य है, तो ये एक बड़ी संख्या है। आज भारत की गणना विश्व की उभरती हुई आर्थिक शक्तियों में की जा रही है। गुटनिरपेक्ष देशों की ध्वनि बेशक एक नहीं है, पर उनमें कई प्रकार के परस्पर विवाद भी है, परंतु फिर भी इसके बावजूद भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया है और भारत की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।